अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट। पिछले वाले कौन से थे? एनपीओ थे हमारे। एनपीओ मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, साथ ही उसके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। हम चलते किस पर? पार्टनरशिप पर। और उस पार्टनरशिप में भी बहुत अलग अलग चैप्टर्स, जैसे रिकंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। उसी पार्टनरशिप में एक पहला वाला हमने लिया, यूनिट नंबर 2 1 वाला लिया है। कौन सा? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट्स। आज पार्टनरशिप के बारे में कुछ बेसिक्स कंसेप्ट जानेंगे। क्या करेंगे? बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक कवर किया गया वो है डेफिनेशन का। मैंने डेफिनेशन का सबसे पहला जो डाला है, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के डेफिनेशन के बारे में चर्चा की गई है, करेक्ट। क्या कहता है पार्टनरशिप? तो बोला कि साझेदारी एक प्रकार का व्यवसाय है। साझेदारी क्या है? एक प्रकार का व्यवसाय है जहां 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच एक औपचारिक समझौता होता है। किस तरह का समझौता होता है? फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। कौन सी एग्रीमेंट? फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं। जैसे हम मान लीजिए 2 व्यक्ति, हम 2 हैं, हम 2 लोग हैं, हम दोनों आपस में क्या कर लिए? सहमति बना ली। हम दोनों ने क्या कर लिया? एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया है। वो भी किस रूप में? औपचारिक रूप से। औपचारिक क्या होती है? वो औपचारिक समझौता वो समझौता है जो कि लिखित रूप में हो, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड में हो। नहीं, क्या हो? लिखित रूप में हो, स्ट्रक्चर के रूप में, बिल्कुल स्ट्रक्चराइज्ड हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। नहीं, उसमें कुछ भी कहीं भी लैग्स की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल क्या हो? एक इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जो एग्रीमेंट बिल्कुल स्ट्रक्चर के तहत ऑफिशियली तरीके से, किस तरीके से? ऑफिशियली। ये नहीं कि मैंने बोल दिया अपने मुंह से, ऐसा नहीं, ऑफिशियली, ठीक है। बिल्कुल रिटर्न, किसमें? रिटर्न होनी चाहिए। उस एग्रीमेंट को क्या कहेंगे? उस एग्रीमेंट को सर फॉर्मल एग्रीमेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसे? फॉर्मल एग्रीमेंट कहा जाएगा, औपचारिक समझौता कहा जाएगा। बात क्लियर? बोला साझेदारी एक प्रकार का व्यवसाय है। वो भी क्या है? एक व्यवसाय है, टाइप्स ऑफ बिजनेस, जो कि 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच एक औपचारिक समझौता किया जाता है जो सह मालिक बनने के लिए सहमत होते हैं। क्या बनने के लिए? सह मालिक बनने के लिए सहमत होते हैं। एक संगठन चलाने के लिए जिम्मेदारियों को वितरित करते हैं और व्यवसाय से होने वाली आय और हानियों को साझा करते हैं। मतलब जब 2 या 2 से अधिक लोग औपचारिक समझौते करते हैं और इस चीज के लिए सहमत हो जाते हैं। किस चीज के लिए? तो सह मालिक बनने के लिए सहमत हो जाते हैं। मतलब एक से अधिक मालिक बन, एक से अधिक लोग मालिक बनने के लिए सहमत हो जाते हैं और संगठन को जो चलाने की जो जिम्मेदारी होती है उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। संगठन के जो चलाने की जिम्मेदारी उसको क्या करते हैं? वितरित करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और व्यवसाय से जो होने वाली आय और हानि है उसको साझा करते हैं। व्यवसाय से जो होने वाली आय है, व्यवसाय से होने वाली आय और हानियों को यहाँ पर क्या करते हैं? साझा करते हैं। क्या करते हैं? व्यवसाय से होने वाली आय और हानियों को साझा किया जाता है, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? साझेदारी। क्या कहा जाएगा? उसे साझेदारी कहा जाएगा सर, ठीक है। अगला डेफिनेशन क्या कहता है? मतलब जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाने, उसके लाभ को आपस में बांटने और अपनी सेवा या पूंजी लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं तो ऐसी संस्था को साझेदारी कहा जाता है। मतलब जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाने हैं तो उसके लाभ मतलब लाभ हानि को बांटने के लिए और उसमें अपनी सेवा मतलब अपनी सर्विस मतलब अपनी खुद की श्रम और पूंजी लगाने के लिए सहमत हो जाती हैं। खुद की श्रम और पूंजी लगाने के लिए सहमत हो जाती हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे साझेदारी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसको साझेदारी कहा जाएगा। क्लियर? अब भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारत के अंदर साझेदारी व्यवसाय को रेगुलेट करने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है। कब? 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, किसके अनुसार? धारा 4 के अनुसार
साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार से लाभ बांटने का अनुबंध किया हो जिसे वे सब अथवा उनमें से कोई एक या अधिक व्यक्ति सबकी ओर से चलाते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 4 जो है वो किसके लिए डेफिनेशन को दे रहा है और क्या बता रहा है डेफिनेशन में? तो पूरा डेफिनेशन में बता रहा है कि जब साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का एक ऐसा संबंध है, कैसा संबंध, जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार से लाभ बांटने के लिए अनुबंध किया हो जिसे वे सब अथवा उनमें से कोई एक उन सब के लिए उन सब की ओर से चलाता हो। मतलब वह व्यवसाय, मतलब साझेदारी अधिनियम क्या, वह सहमति जिसके तहत व्यक्तियों के बीच एक क्या बन गए, कारोबार से लाभ को बांटने के लिए सहमति बन चुकी है और उन सब ने ये म्यूचुअली डिसाइड किया है कि हम सब या तो उस व्यवसाय को मिलकर चलाएंगे या हम सब की तरफ से कोई एक व्यक्ति चलाएगा, हम सब चलाएंगे या हमारी तरफ से कोई एक व्यक्ति चलाएगा। तो इसे क्या कहे जाएंगे? इसे हम साझेदारी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? साझेदारी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको? साझेदारी कहा जाएगा। कोई दिक्कत? ये सारे क्या है, डेफिनेशन दी गई। क्या दी गई है? डेफिनेशन दी गई है, पार्टनरशिप का परिभाषा दिया गया है। इसके बाद नेचर ऑफ पार्टनरशिप की चर्चा की गई है कि पार्टनरशिप किस नेचर के होते हैं, उसकी नेचर, उसकी प्रकृति की क्या होती है। तो अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के नेचर की बात की जाए, क्या की जाएगी? पार्टनरशिप एक्ट की नेचर की बात की जाएगी। तो सबसे पहला नेचर लिखा है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक व्यवसाय स्थापित करने और उसके लाभों एवं हानियों को भागीदारी के लिए सहमत होते हैं तो वे साझेदारी या भागीदारी माने जाते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक व्यवसाय स्थापित करने, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए उसके लाभों और हानियों की भागीदारी के लिए सहमत होते हैं कि इसके लिए, इस व्यवसाय से लाभ होगा या हानि होगी, इस सब के लिए हम सब मिलकर क्या करेंगे, इस चीज़ को बांटेंगे, इसके लिए हम सहमति दे रहे हैं, तो वे साझेदारी या भागीदारी माने जाते हैं। तो वो किस चीज़ में माने जाएंगे? साझेदारी में माने जाएंगे, भागीदारी में माने जाते हैं। साझेदारी के बारे में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुभाग 4 में बताया गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत होते हैं जिसका संचालन उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। बात वही साझेदारी के बारे में कहा गया है। जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से साझेदारी में सम्मिलित होता है तो उसे साझेदार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको साझेदार कहते हैं। मतलब जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से साझेदारी में क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, साझेदारी में वो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? साझेदार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? साझेदार। पार्टनर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पार्टनर। क्या कहते हैं? पार्टनर कहते हैं। और एक साथ मिलकर वो क्या कहलाते हैं? फर्म कहलाते हैं। बात समझे? वो जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या हो गए? सहमति देते, एग्रीमेंट, फॉर्मल एग्रीमेंट बना लेते हैं, ये क्या कहलाता है? फॉर्मल एग्रीमेंट पार्टनरशिप कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्टनरशिप कहलाता है। बात को समझिएगा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति फॉर्मल एग्रीमेंट बना लेते हैं किसी ऐसे कारोबार को चलाने के लिए जिसके लिए वे सब अपनी श्रम लगाएंगे, अपनी पूंजी लगाएंगे, उसके लाभ हानि को आपस में बांटेंगे और या तो वो सब मिलकर उस व्यवसाय को चलाएंगे या उन सब की तरफ से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस व्यवसाय को चलाया जाएगा। करेक्ट? अब बात की गई है कि जब वो फॉर्मल एग्रीमेंट के साथ सहमति जता देते तो उसको क्या माना जाता है? पार्टनरशिप में माने जाते हैं। क्या माना जाता है उसको कहा जाता है पार्टनरशिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप। उसको क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप। और जब वो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से साझेदारी के अंदर किसी व्यक्ति से जुड़ता है तो उसे व्यक्तिगत रूप से, मतलब वो पार्टनरशिप के अंदर जुड़ रहा है कोई व्यक्ति, तो वो व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से क्या कहा जाएगा? उसको इंडिविजुअल रूप से पार्टनर कहा जाएगा। बात को समझिएगा। क्या कहा जाएगा? उसको पार्टनर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सर उसे पार्टनर कहा जाएगा। जब एग्रीमेंट बना लिए, पार्टनरशिप। जब उस पार्टनरशिप के अंदर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत रूप से वो पार्टनर कहलाएगा। लेकिन उन सबको अगर ऐड कर दें, जैसे मान लीजिए एक पार्टनरशिप है ए और बी के बीच में भी,
तो ए और बी के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ उसको क्या कहेंगे? पार्टनरशिप कहे जाएंगे। क्या कहेंगे उसको? पार्टनरशिप कहेंगे। ए और बी व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाएंगे? पार्टनर कहलाएंगे। इसमें इस फॉर्म के अंदर दो पार्टनर, ए पार्टनर, बी पार्टनर, पार्टनर ए पार्टनर बी, ठीक है। और अगर इन सबको एक जगह सम्मिलित कर दे, एक जगह समाहित कर दे, तो वो क्या कहलाएंगे? सर वो फर्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो फर्म कहलाएंगे। तो क्या कहलाएंगे? फर्म कहलाएंगे। यहीं पर है। जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक व्यक्तिगत रूप से साझेदारी में सम्मिलित होता है, एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से साझेदारी में सम्मिलित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे साझेदार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? साझेदार कहते हैं। और एक साथ मिलकर वो क्या कहलाते हैं? फर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो फर्म कहलाते हैं। जिस नाम के अंतर्गत व्यवसाय संचालित उसे फर्म का नाम कहा जाता है, और जिस नेम के अंतर्गत वो फर्म काम करेंगी, क्या करेंगी? जिस नेम के अंतर्गत वो फर्म काम करेंगी उसे उस फर्म का नाम कहा जाएगा। साझेदारी फर्म में साझेदारों द्वारा उसे संस्थापित करने के अलावा अन्य कोई सत्ता नहीं होती है, अतः साझेदारी की अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। मतलब उस फर्म को स्थापित करने के अलावा, साझेदारी फर्म में साझेदारों द्वारा उसे संस्थापित करने के अलावा उसमें कोई सत्ता नहीं है, नहीं, उसमें कोई सत्ता उसकी नहीं है। साझेदारी की जो अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण विशेषता है वो कुछ इस प्रकार से है। उसे कुछ क्या है? विशिष्टताएं हैं, कुछ अनिवार्य चीजें, कुछ विशिष्टताएं हैं जो कि यहां पर आपको दी गई हैं। नहीं, दो या दो से अधिक व्यक्ति, सबसे पहले कौन सी चीज है? दो या दो से अधिक व्यक्ति, टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन। मतलब कि अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, किसकी बात करें? पार्टनरशिप की बात करें, तो यहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं? दो से अधिक व्यक्ति। साझेदारी गठन में एक समान लक्ष्य के साथ कम से कम दो व्यक्तियों को साथ आना चाहिए। अगर साझेदारी बना रहे हैं तो साझेदारी के गठन के समय एक समान, एक ही लक्ष्य के साथ कितने व्यक्तियों को? कम से कम दो व्यक्तियों। कितने व्यक्तियों को? कम से कम दो व्यक्तियों को क्या आना चाहिए? साथ आना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ये बात कहें, एक फर्म के गठन में कम से कम दो साझेदार हो सकते हैं। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक फर्म के गठन में, एक फर्म को बनाने में कम से कम कितने साझेदार हो सकते हैं? दो साझेदार हो सकते हैं। हालांकि यहां पर एक फर्म का गठन करने के लिए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या की एक सीमा है। बस एक बात और भी ध्यान रखनी है, क्या? तो फर्म के गठन करने के लिए, फर्म को बनाने के लिए भी क्या दी गई है? फर्म को बनाने के लिए भी व्यक्तियों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। क्या की गई है? व्यक्तियों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। कौन है वो? क्या है? कहा कि हालांकि यहां पर अधिकतम संख्या सीमा है। कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 464 के अनुसार केंद्रीय सरकार साझेदारी फर्म के अधिकतम साझेदारों की सीमा निर्धारित कर सकती है, किंतु किसी भी दशा में यह संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती। नहीं, कितनी होने हो सकती है? बोला कि कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 464 के अनुसार केंद्रीय सरकार साझेदारी फर्म के अधिकतम साझेदारों की सीमा निर्धारित कर सकती है, लेकिन कोई भी कंडीशन आ जाए, यह संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती है। 100 से इस संख्या को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि केंद्रीय सरकार ने कंपनी विविध अधिनियम 2014 के तहत अधिकतम संख्या कितनी तय की है? 50। मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? सर मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं। किसने कहा है? सर केंद्रीय सरकार ने ये चीज़ें तय की है। किस अधिनियम के तहत? कंपनी विविध अधिनियम 2014। किसके तहत? कंपनी विविध अधिनियम 2014 के तहत। नहीं, ठीक है, क्लियर बात? वैसे कितनी हो सकती है? 100 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। ये बात कहाँ कही गई थी? कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 464 के अनुसार केंद्र सरकार ने कहा था, केंद्र सरकार साझेदारी फर्म के अधिकतम संख्या को निर्धारित कर सकती है, लेकिन किसी भी दशा में 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन कंपनी विविध अधिनियम 2014 जब आया, कंपनी विविध अधिनियम 2014,
उसमें यह संख्या कितनी तय की गई? सर ये संख्या 50 तय की गई। कितनी तय की गई? 50 तय की गई। क्लियर। अगली बात है अनुबंध या समझौता। बोला साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अनुबंध या समझौता का ही परिणाम होता है। बोला साझेदारी जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, किसके बीच? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अनुबंध या समझौते का ही परिणाम होता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अनुबंध होते हैं, समझौते होते हैं, उसी का एक परिणाम होता है। कौन सा? अनुबंध, सॉरी साझेदारी। उसी का एक परिणाम क्या होता है? साझेदारी। जो व्यवसाय चलाते व लाभ हानि बांटते हैं, अतः व्यवसाय चलाने तथा आपसी संबंधों के लिए समझौता साझेदारों के बीच एक आधार होता है। अतः व्यवसाय चलाने तथा आपसी संबंधों के लिए जो समझौता होता है वो साझेदारों के बीच एक आधार होता है, एक बेस होता है। व्यवसाय कैसे चलाई जाएंगी, हमारी आपसी संबंध कैसे है इस साझेदारी के अंदर, इस फर्म के अंदर, इन सबको जो आधार देने वाला, इन सबका जो बेस है वो कौन है? इन सबका जो बेस है वो सर समझौता है। व्यवसाय कैसे चलाई जाएंगी और साझेदारों का जो आपसी संबंध है वो किस तरह का है, उसके लिए जो एक बेस देता है, क्या देता है? बेस, नींव देता है। वो कौन देता है? समझौता, अनुबंध देता है। यह आवश्यक नहीं कि साझेदारों के बीच समझौता लिखित रूप में ही हो, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम, आपने कहा कि सर जरूरी नहीं, तो फिर आपने क्यों कहा कि जरूरी है वहां पर फॉर्मल एग्रीमेंट? देखिए अगर फॉर्मली आप जा रहे हो, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से जा रहे हो, तो बिल्कुल आपको स्ट्रक्चर रूप में जाना पड़ेगा, ऑफिशियली तरीके से जाना पड़ेगा। और अगर बोला कि अगर आप स्ट्रक्चर रूप में जाना चाहते हैं, ऑफिशियली तरीके से जाना चाहते हैं, तो फिर तो आपको लिखित रूप में ही जानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? लिखित रूप में ही जानी पड़ेंगी। बात क्लियर? किस रूप में जानी पड़ेंगी? लिखित रूप में ही जानी पड़ेंगी। तो बोला कि समझौता लिखित रूप में होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? लिखित रूप में होना चाहिए। एक वैधिक समझौता भी, मौखिक समझौता भी वैध है, लेकिन अगर हमने ओरल एग्रीमेंट कर दिया, बोल करके मौखिक समझौता किया है, तो वो भी वैलिड है। जरूरी नहीं कि वो इनवैलिड हो जाएगा, वो भी वैलिड है। लेकिन किसी भी विवाद से बचने के लिए यह प्राथमिकता दी जाती है कि साझेदार एक लिखित समझौता करे। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कोई विवाद उत्पन्न हो गई, तो उस विवाद से निकलने के लिए या उस विवाद को सुलझाने के लिए सबसे पहले प्राथमिकता किसकी दी जाती है? लिखित चीज़ों को। किसको दी जाती है? लिखित चीज़ों को। हो सकता है कि आज कुछ और बोल दिया हो, कल कुछ और बोल देगा, लेकिन अगर लिखित रहती हैं तो फिर वहाँ पर कुछ भी चीज़ें इधर उधर होने की गुंजाइश ना के बराबर होती है ना? क्या होती है? ना के बराबर होती है। इसके बाद होता है तीसरा, उसकी विशेषता क्या है? बिजनेस। तीसरी विशेषता क्या है? बिजनेस। समझौता किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाना चाहिए। नहीं, समझौता किस लिए किया जाना चाहिए? किसी व्यवसाय को चलाने के लिए। किसके लिए? किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाना चाहिए। किसी परिसंपत्ति मात्र के सहस्वामित्व से स्वतः साझेदारी गठन नहीं हो जाता। किसी परिसंपत्ति के सहस्वामित्व से, मतलब कोई एसेट्स है उसमें हम सहस्वामित्व बन गए हैं, तो उससे आप साझेदार नहीं बन पाओगे। उससे आप साझेदार नहीं बन पाओगे। जैसे इसका एग्जाम्पल, क्योंकि साझेदारी तभी बन पाएगी जब वो किसके लिए हो? बिजनेस के लिए हो। जब आपसी समझौता बिजनेस के लिए, किसी व्यवसाय को चलाने के लिए, किसी व्यवसाय को स्थापित करने के लिए होती है, तो फिर उसे साझेदार कहा जाएगा, साझेदारी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? साझेदारी कहा जाएगा। लेकिन यदि किसी परिसंपत्ति में आप सहस्वामित्व बन चुके हैं, क्या कर चुके हैं? परिसंपत्ति में सहस्वामित्व लिए। क्या लिए हैं? सहस्वामित्व। किसमें? परिसंपत्ति में सहस्वामित्व लिए हैं, फिर उसे क्या? साझेदारी नहीं कहा जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि रोहित एवं सचिन संयुक्त रूप से एक भूभाग खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, एक 2 कट्ठा का लैंड था, तो रोहित और सचिन क्या कहते हैं? 2 कट्ठा है ये भूभाग, ये लैंड 2 कट्ठा है, इसको हम दोनों मिलकर खरीद लेते हैं, संयुक्त रूप से खरीद लेते हैं। तो उस परिसंपत्ति के वो संयुक्त रूप से प्लॉट्स के मालिक हैं, साझेदार नहीं। तो ये नहीं कहेंगे कि हम उस प्लॉट्स के साझेदार हैं, वो क्या कहेंगे? हम उस प्लॉट्स के मालिक हैं। दोनों के दोनों कहेंगे। सचिन भी कहेगा कि हम प्लॉट्स के मालिक हैं, रोहित भी कहेगा कि हम उस प्लॉट के मालिक हैं। कभी ये नहीं कहेगा कि हम उस प्लॉट के क्या है? साझेदार हैं, उस प्लॉट के साझेदार हैं। ये चीज़ें वो नहीं कहेगा।
लेकिन यदि वे यह कार्य लाभ कमाने के लिए करते हैं, मतलब लाभ के लिए जमीन को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो फिर वो साझेदार बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? फिर वो साझेदार बन जाएंगे। बात को देखिए कितना अलग अलग कर दिया कि साझेदारी तभी कहलाएगा जब हम अग्रीमेंट करते हैं किसी व्यवसाय को चलाने के लिए, किसी व्यवसाय को स्थापित करने के लिए, फिर उसे साझेदारी कहा जाएगा। यदि किसी परिसंपत्ति को आपने क्या कर लिया है, परिसंपत्ति को आपने आपस में मिलकर खरीदा है, फिर उस परिसंपत्ति के आप साझेदार नहीं कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? क्या कहे जाएंगे? मालिक कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? मालिक कहे जाएंगे। लेकिन यदि वही जमीन, जैसे सचिन और रोहित ने क्या किया, मिलकर एक भूभाग खरीदा, प्लॉट खरीदा, तो वो दोनों उस प्लॉट के क्या कहे जाएंगे? मालिक कहे जाएंगे, लेकिन ना कि साझेदार। क्या कहे जाएंगे? मालिक कहे जाएंगे। लेकिन यदि वह यह कार्य लाभ कमाने के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं? लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए। यदि वह उनका क्या हो, यह बिजनेस हो, क्या हो? बिजनेस हो, मतलब जमीन खरीदना बेचना। जैसे बोलते हैं ना, जो बिल्डर सब होते हैं, क्या करते हैं? जमीन खरीदते हैं, बेचते हैं। तब दो बिल्डर मिलकर जमीन खरीदा और उसको बेचा, लाभ कमाने के लिए खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, दोनों मिलकर के, तो फिर वो क्या कहा जाएगा? साझेदार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वो साझेदार कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो जाती है? यहाँ पर बात हो जाती है व्यवसाय की। किसकी बात हो जाती है? व्यवसाय की बात हो जाती है। बात क्लियर? इसके बाद म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है? म्यूचुअल एजेंसी, पारस्परिक अभिकरण। बोला साझेदारी का एक व्यवसाय सभी साझेदारों, साझेदारी का एक व्यवसाय सभी साझेदारों या फिर उन सब में से किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है। जो साझेदारी के व्यवसाय होते हैं वो या तो सभी साझेदारों के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है। या तो सब मिल के चलाएंगे या उन सब में से कोई एक व्यक्ति उसको चलाएगा। इस कथन के दो महत्वपूर्ण आशय होते हैं, दो इसके एस्पेक्ट्स हैं। पहला, व्यवसाय चलाने के लिए प्रत्येक साझेदार अधिकृत है। अगर ये बात कहते हैं कि भाई साझेदारी का जो व्यवसाय है वो सभी साझेदारों द्वारा या उन सब में से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है, अगर इस बात को आप रखते हैं तो इसके दो आशय निकलते हैं, इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ क्या निकलता है? तो पहला अर्थ निकलता है कि व्यवसाय चलाने के लिए प्रत्येक साझेदार अधिकृत है। कोई भी साझेदार इस व्यवसाय को चला सकता है, ऑथराइज्ड है इस चीज के लिए। करेक्ट। दूसरी बात क्या निकलती है? सभी साझेदारों के बीच आपस में एक पारस्परिक एजेंसी का संबंध विद्यमान है और सभी साझेदारों के बीच आपस में म्यूचुअली रूप से पारस्परिक एजेंसी का क्या संबंध विद्यमान है। एजेंसी क्या करती है? एजेंसी क्या करती है? तो एजेंसी का काम क्या होता है? जो उसके मेन ओनर हैं, ठीक है, उनके कामकाज को क्या करना? उनके कामकाज को आगे बढ़ाना। तो साझेदार सब मिल करके एक को दे देता है तो वो क्या बन जाएंगे? एजेंसी वाली संबंध हो जाएंगे। क्या बन जाएंगी? उसकी सभी साझेदारों के साथ एजेंसी वाली संबंध हो जाएंगी। मतलब प्रत्येक साझेदार व्यवसाय चलाने के लिए प्रमुख होने के साथ दूसरे साझेदारों के लिए एक अभिकर्ता भी है। ठीक है, सभी साझेदार व्यवसाय को आपस में चलाने के प्रमुख होने के साथ साथ, मेन आदमी होने के साथ, ऑथराइज्ड होने के साथ साथ दूसरे साझेदार के लिए वो क्या है? अभिकर्ता भी है। क्या है? अभिकर्ता भी है। वो अपने काम के द्वारा दूसरों को फर्म के व्यवसाय के हित में आबद्ध कर सकता है तथा दूसरों के कामों से उनके साथ संबद्ध हो सकता है। मतलब क्या कर सकता है? वो अपने काम के द्वारा दूसरे को फर्म के व्यवसाय के हित में आबद्ध कर सकता है और दूसरे के कामों से उनके साथ संबद्ध हो सकता है, संबंध में जुड़ सकता है। पारस्परिक अभिकरण का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि पारस्परिक अभिकरण के तत्व का अभाव हो तो यह कह सकते हैं कि यहाँ कथित साझेदारी नहीं है। अगर एजेंसी वाली बात आपको नहीं दिख रही है तो आप कह सकते हैं कि यह साझेदारी नहीं है, यह साझेदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक साझेदारों का आपस में क्या होता है? अभिकरण, एजेंसी वाला संबंध विद्यमान होता है। क्या होता है? एजेंसी वाला संबंध विद्यमान होता है। चलिए अगले की बात करेंगे, लाभ का विभाजन। अगला क्या होगा हमारा? लाभ का विभाजन। बोला साझेदारी या भागीदारी, बात किसी करते हैं साझेदारी की बात करते हैं या भागीदारी, दोनों बात एक ही।
साझेदारी या भागीदारी का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है यह है कि साझेदारों के बीच समझौता निश्चित रूप से व्यवसाय के लाभों एवं हानियों को बांटने के लिए होना चाहिए। साझेदारों के बीच जो समझौता होना चाहिए वो निश्चित रूप से किसके लिए? लाभ और हानि को बांटने के लिए होना चाहिए। यद्यपि साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत परिभाषा के विवरण में साझेदारी को उन लोगों के बीच संबंध के रूप में बताया गया है जो व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं, जिसमें हानि भी नकारात्मक लाभ के रूप में लागू होती है। अतः लाभों की भागीदारी के साथ साथ हानियों की भागीदारी भी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। हालांकि यदि कुछ लोग धर्मार्थ कार्यकलापों के लिए किसी प्रकार का समझौता करते हैं तो इसे साझेदारी नहीं कहा जाएगा। कोई धर्म से संबंधित कार्यकलाप के लिए क्या करता है? एग्रीमेंट करता है, समझौता करता है, फिर उसे साझेदारी नहीं कहा जाएगा। बोला कि साझेदारी और भागीदारी के एक और महत्वपूर्ण तत्व की बात करेंगे तो साझेदारों के बीच जो समझौता होता है क्या होता है? निश्चित रूप से व्यवसाय के लाभों और हानियों के बांटने के लिए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साझेदारों के बीच जो समझौता होना चाहिए क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से व्यवसाय के लाभों और हानियों को बांटने के लिए होना चाहिए। यद्यपि साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत परिभाषा के विवरण में साझेदारों को उन लोगों के बीच संबंध के रूप में बताया गया है जो व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं। किसके लिए? व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं। तो क्या व्यवसाय में केवल लाभ ही होंगे, हानि नहीं होगी? क्या बात करते सर, हानि भी हो सकती है। तो हानि होंगी तो क्या हानि को नहीं बांटा जाएगा? नहीं, बिल्कुल सर, हानि को भी क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा। क्या किया जाएगा? हानि को भी बांटा जाएगा। तो बोला कि जो व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं जिसमें हानि भी नकारात्मक लाभ के रूप में लागू होती है। क्या होती है? हानि भी इसके तहत नकारात्मक लाभ के रूप में लागू होती है। अतः लाभों की भागीदारी के साथ साथ हानियों की भी भागीदारी महत्वपूर्ण है। जो नहीं कि सिर्फ लाभ बांटे, हानि लाभ के साथ साथ हानियों की भागीदारी भी क्या है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ लोग अगर धर्मार्थ काम के लिए क्या करते हैं? किसी प्रकार का समझौता करते हैं तो उसे साझेदारी बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। क्लियर? अगली है साझेदारी का के उत्तरदायित्व। साझेदारी के उत्तरदायित्व बोला प्रत्येक साझेदार संयुक्त रूप से दूसरे साझेदारों के साथ तथा स्वतंत्र रूप से भी फर्म के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। हर एक साझेदार, प्रत्येक पार्टनर संयुक्त रूप से मिल करके दूसरे साझेदारों के साथ, किसके साथ? दूसरे साझेदारों के साथ स्वतंत्र रूप से भी, इंडिपेंडेंट रूप से भी फर्म के सभी कार्यों के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। फर्म के जितने भी काम काज हैं उसके लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। जब तक कि वह एक साझेदार है। क्या है? जब तक कि वो एक साझेदार है। केवल यही नहीं, एक साझेदार के एक फर्म के लिए असीमित उत्तरदायित्व होते हैं। अगर हम किसी उस फर्म की बात करें तो एक फर्म के लिए उसके जो साझेदार होते हैं उसका जो उत्तरदायित्व होता है, फर्म के जो साझेदार होते हैं, पार्टनर होते हैं, उसका जो उत्तरदायित्व होता है वो क्या होता है? असीमित होता है। क्या होता है? उसका उत्तरदायित्व असीमित होता है। उसका उत्तरदायित्व क्या होता है? असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। सर ये अनलिमिटेड कहने का क्या अर्थ है? तो अनलिमिटेड कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए अगर प्रॉफिट हुई तो आप तो घर ले जा रहे हैं ना बांट करके, लेकिन अगर लॉसेस हुए, बहुत बड़े लॉस हुए, तो आपको अपने घर से भी पैसा लाकर चुकाना पड़ सकता है। नहीं, आपकी जो दायित्व होती है वो सीमित, असीमित होती है। सीमित नहीं होती है, क्या होती है? असीमित होती है। अतः फर्म के कामों के लिए एक साझेदार की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से संबद्ध होती है। अतः फर्म के लिए जो काम होते हैं, फर्म के कामों के लिए एक साझेदार की जो जिम्मेदारी होती है वो संयुक्त रूप से क्या होती है? संबद्ध होती है। तथा उसकी परिसंपत्तियों भी को भी फर्म के ऋण चुकाने हेतु आबद्ध होती हैं। मतलब उन सभी के संयुक्त रूप से संबंध होती है। मतलब जो फर्म के काम होते हैं, एक साझेदार की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से संबद्ध होती है और उसकी परिसंपत्ति भी, उस साझेदार का जो परिसंपत्ति, उस साझेदार के नाम से जो कोई एसेट्स हैं, वो सभी एसेट्स भी फर्म के ऋण चुकाने के लिए आबद्ध होते हैं। मतलब उस अगर फर्म के ऋण चुकाने में अगर किसी पार्टनर्स के एसेट्स की भी हमें जरूरत पड़ेगी
तो हम उस एसेट्स को भी बेचकर क्या करेंगे, पैसा अर्न करेंगे, पैसा जमा करेंगे और फिर ऋण चुकाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए लोग यहाँ से डरने लगे। साझेदारी फर्म खोलने से क्यों डरते हैं? एक ही डर होता है। क्यों? यहाँ पर जो आपकी क्या होती है, उत्तरदायित्व होती है, असीमित होती है। क्या होती है? उत्तरदायित्व असीमित होती है। तो असीमित उत्तरदायित्व होती है, मतलब आप सब इस फर्म के ऋण को चुकाने के लिए, फर्म के पास कोई कर्जा है, फर्म के पास कोई लॉस हो गया, तो सब संयुक्त रूप से संबद्ध तो है ही, और साथ ही साथ आपकी जो क्या परिसंपत्ति है, एसेट्स है, वो भी ऋण चुकाने के लिए क्या बिल्कुल आबद्ध होती है। क्या होती है? ऋण चुकाने के लिए आबद्ध होती है, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये हो गया कि मतलब गलती किसी और की हो जाए, सजा किसी और कोई एक करे, सजा किसी और को भोगनी पड़े। मान लीजिए एबीसी पार्टनर है, सी एबी ने कहा कि सी को कि तुम फर्म चलाओ, मान लीजिए सी कुछ गलत निर्णयों के कारण आज फर्म क्या हो गई, लॉस में चली गई, तो उसकी भरपाई एबी को दोनों को करनी पड़ेंगी। ये तो सब एबीसी तीनों मिलकर करेंगे। और अगर एबीसी के नाम से कोई संपत्ति है, परिसंपत्ति है, तो वो परिसंपत्ति को भी यूज किया जाएगा किस चीज़ के लिए, उस चीज़ को यूज किया जाएगा किस चीज़ के लिए, उस ऋण को चुकाने के लिए किया जाएगा। इसी से बचने के लिए क्या बनाएंगे, सीमित दायित्व भागीदारी, सीमित दायित्व साझेदारी का निर्माण किया गया। इसको आप क्या कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या कहते हैं इसको, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। क्या नाम है उसका, LLP। L बोले तो लिमिटेड, L बोले तो लायबिलिटी, P फॉर पार्टनरशिप। सीमित दायित्व भागीदारी या सीमित दायित्व साझेदारी। बोला सीमित दायित्व भागीदारी एक निगमित साझेदारी है। कौन साझेदारी है वो, निगमित। निगमित मतलब कॉर्पोरेट। वो कौन साझेदारी है, कॉर्पोरेट साझेदारी है, जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत स्थापित हुई है। किसके अंतर्गत, भारत में एक एक्ट पास किया गया था, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में, के अंतर्गत स्थापित और पंजीकृत की जाती है। वह साझेदारी अधिनियम जो सीमित दायित्व साझेदारी 2008 के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं, पंजीकृत किए जाते हैं, उसे कौन से क्या कहेंगे, उसे सीमित दायित्व साझेदारी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसे, सीमित दायित्व साझेदारी कहा जाएगा। सीमित देता है और शाश्वत उत्तराधिकार इसकी प्रमुख विशेषता है। सीमित देता मतलब जो साझेदार है उसकी देता मतलब उसका देता कहाँ तक है, सीमित है, और उसका उत्तराधिकार क्या है, शाश्वत है। इसका शाश्वत उत्तराधिकार क्या है। मान लीजिए पार्टनरशिप, पार्टनर आए गए, उससे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो नॉर्मल साझेदारी की बात करें तो कोई पार्टनर आ गया, गया, रिटायरमेंट हुआ, मर गया, तो फर्म क्या हो जाएंगी, फिर से रिकंस्ट्रक्ट की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं होगी। इसे एक वैकल्पिक कॉर्पोरेट मॉडल के रूप में देखा जाता है। इसे क्या कहते हैं, एक वैकल्पिक कॉर्पोरेट मॉडल के रूप में देखा जाता है, जो सीमित दायित्वों के लाभ के साथ साथ भागीदारों को पारस्परिक आगमन समझौते के आधार पर साझेदारी के रूप में आंतरिक सरपंच को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। यह क्या है, वैकल्पिक कॉर्पोरेट मॉडल के रूप में से देखा जाता है, जो सीमित दायित्वों के लाभ के साथ साथ, जो सीमित दायित्वों के लाभ के साथ साथ मतलब जो आपके लाभ उस आपके जो आपके दायित्व बिल्कुल सीमित है, लाभ के साथ साथ भागीदारों को पारस्परिक आगमन समझौते के आधार पर साझेदारी के रूप में आंतरिक सरपंच आंतरिक को व्यवस्थित करने की वो अनुमति देता है। क्या क्या विशेषताएं, तो अगर मुख्य विशेषता की बात की जाएगी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, सबसे पहला क्या, सीमित देयता भागीदारी की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट और एक कानूनी इकाई है जो अपने सहयोगियों से बिल्कुल अलग है। LLP क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, लॉ के द्वारा इसे क्या, एक कानूनी इकाई है, लॉ एंटिटी है, इस लॉ के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया जाता है, रजिस्टर्ड किया जाता है, जो कि अपने सहयोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। उसका जो नहीं, वो अपने सहयोगियों से क्या होता है, उसके जो अस्तित्व होते हैं वो अपने सहयोगियों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। नहीं, सहयोगी आए जाए, पार्टनर आए जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रत्येक LLP में कम से कम 2 साझेदार होंगे, कम से कम 2 व्यक्ति नियुक्त भागीदार होंगे। कम से कम कितने साझेदार होंगे, 2, और कम से कम 2 व्यक्ति नियुक्त भागीदार होंगे, नियुक्त किए जाएंगे, जिनमें से एक भारत का निवासी होगा।
इसमें से सब में क्या, एक जो है भारत का निवासी होगा। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 एलएलपी के लिए लागू नहीं होगा, और एलएलपी एक सतत उत्तराधिकार है। क्या है ये? एक सतत है। 1932 वाला एक्ट इस पर नहीं लागू होगा। एलएलपी में कम से कम 2 साझेदार होंगे और कम से कम 2 व्यक्ति नियुक्त भागीदार होंगे। उसमें से एक भारत का निवासी होगा। क्या होगा? एक भारत का निवासी होगा। यह एक कानूनी इकाई है जो अपनी सहयोगियों से बिल्कुल अलग है। एलएलपी एक सतत उत्तराधिकार होता है। मतलब उद्देश्य के लिए अगर बात की जाए, उद्देश्य के लिए सक्षम निरीक्षक की नियुक्ति के जरिए केंद्र सरकार को एलएलपी के मामलों की भी जाँच करने की शक्ति है। उद्देश्य के लिए सक्षम निरीक्षक इंस्पेक्टर की नियुक्ति के जरिए केंद्र सरकार को एलएलपी की जांच करने की भी क्या दी जाती है? अनुमति आपको दी जाती है। किसको दी जाती है? केंद्र सरकार को दी जाती है। तो अगर हम विशिष्टता की बात करें, किसकी बात करें? विशिष्टता की बात करें। किसकी बात करें? विशिष्टता की। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था साझेदारी की विशेषता में? पहला हमने पढ़ा था कौन सा? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। लेकिन फिर सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने कंपनी विविध नियम 2014 के तहत इसको क्या कर दिया? सीमित कर दिया, 50 कर दिया। अनुबंध या समझौता होना चाहिए, व्यवसाय होना चाहिए। जो समझौता हुआ है वो किसके लिए होना चाहिए? व्यवसाय के लिए होना, किसी परिसंपत्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। पारस्परिक अभिकरण क्या होना चाहिए? पारस्परिक म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। इसके बाद क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, लाभ का विभाजन, और हानि को यहाँ पर क्या माना था? नकारात्मक लाभ माना जाता है। साझेदारी के उत्तरदायित्व, जो साझेदार होते हैं, साझेदारी के जो उत्तरदायित्व, मतलब इसमें से व्यक्ति इंटर होते हैं, साझेदार बनते हैं, उसका दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। इसी पर क्या बनाया गया था? एलएलपी, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही असीमित उत्तरदायित्व हो जाएंगे तो रिस्क ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए किसको शुरू की गई है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को शुरू की गई थी। कब? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है। इसके बाद किसी चर्चा की गई है? इसके बाद चर्चा की गई है पार्टनरशिप डीड की चर्चा की गई। क्या की चर्चा की गई है? पार्टनरशिप डीड। किसी चर्चा? पार्टनरशिप डीड की चर्चा। पार्टनरशिप डीड जो बोले तो साझेदारी विलेख। क्या बोले? साझेदारी विलेख। ठीक है। तो साझेदारी विलेख की अगर बात की जाए, साझेदारी विलेख क्या होता है? तो बोला साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों के बीच समझौते के परिणाम स्वरूप आता है। अगर हम पार्टनरशिप डीड की बात करें, किसकी बात करें? पार्टनरशिप डीड की बात करें। किसकी बात करें? पार्टनरशिप डीड की बात करें तो बोला साझेदारी का जो अस्तित्व है साझेदारों के बीच समझौते के परिणाम स्वरूप आता है। यह समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है। यद्यपि साझेदारी अधिनियम के अनुसार समझौता निश्चित रूप से लिखित होना चाहिए, अपेक्षित नहीं, निश्चित रूप से अपेक्षित नहीं होता है। मतलब अगर साझेदारी अधिनियम को देखें तो वहां पर ये नहीं कहा गया कि जो समझौता होना चाहिए निश्चित रूप से लिखित होना चाहिए। तथापि जब भी यह लिखित में हो, जिस अभिलेख में साझेदारों के बीच समझौते के विवरण सहमति हो, तो ऐसे अभिलेख को साझेदारी विलेख कहा जाता है। लेकिन अगर ये लिखित रूप में है, जिसमें हम सभी साझेदारों की जो सहमति है उसको अंकित किया गया है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे साझेदारी विलेख कहा जाएगा, साझेदारी संलेख कहा जाएगा, पार्टनरशिप डीड कहे जाएंगे। सामान्य तौर पर साझेदारों के बीच संबंधों को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं की सूचना समाहित होती है। इसमें क्या होती है? तो साझेदारों के बीच संबंध को प्रभावित करने कैसे संबंध है उसके लिए सभी पहलुओं की सूचना इसमें दी गई होती है, जिसमें व्यवसाय के उद्देश्य, प्रत्येक साझेदार द्वारा पूंजी निवेश की मात्रा, साझेदार द्वारा लाभों में हानियों की भागीदारी का अनुपात तथा पूंजी पर ब्याज तथा ऋणों पर ब्याज आदि की हकदारी की बातें सम्मिलित होती हैं। इसमें क्या क्या सम्मिलित होते हैं? व्यवसाय के उद्देश्य क्या है, प्रत्येक साझेदार द्वारा पूंजी की निवेश की कितनी मात्रा है, साझेदार द्वारा लाभ और हानियों की भागीदारी का क्या अनुपात है, पूंजी पर क्या ब्याज मिलता है, ऋण पर क्या ब्याज मिलता है, हकदारी की सम्मिलित। साझेदारी विलेख की शर्तों को सभी साझेदारों की सहमति से बदला जा सकता है। अब यहाँ एक बात है अगर सभी साझेदारों की सहमति हो, क्या हो? सभी साझेदारों की सहमति हो तो फिर साझेदारी संलेख को बदला जा सकता है। विलेख को स्टाम्प अधिनियम, स्टाम्प एक्ट के प्रावधान के अनुसार उचित प्रकार से प्रारूपित एवं तैयार किया जाना चाहिए और अधिमानतः रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत कराया जाना चाहिए। विलेख को कहा गया स्टाम्प अधिनियम, स्टाम्प एक्ट के प्रावधान के अनुसार उसे उचित प्रकार से क्या करना चाहिए? प्रारूपित, उसको फॉर्मेट बढ़िया तरह से फॉर्मेट किया जाना चाहिए, उसको तैयार रेडी किया जाना चाहिए और रजिस्ट्रार के साथ क्या करना चाहिए? इसको पंजीकृत कराया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। अब साझेदारी संलेख के अंतर्गत जो अलग अलग चीज़ें शामिल होती है वो दी गई हैं।
साझेदारी विलेख में क्या होती है, फर्म का नाम होता है, उसका पता होता है, उसका मुख्य व्यवसाय क्या है, सभी साझेदारों के नाम होते हैं, उसके पते होते हैं, प्रत्येक साझेदार द्वारा जो लगाई गई पूंजी की राशि होती है वो लिखी होती है, फर्म की लेखांकन अवधि कौन सी वो लिखी होती है, साझेदारी को प्रारंभ करने की तिथि कितनी है वो लिखी होती है, बैंक खातों का संचालन करने के बारे में नियम रहता है कि कौन बैंक खाते से पैसा ट्रांजैक्ट कर सकता है, किसके सिग्नेचर चलेंगे, इन सब के बारे में नियम दी रहती है, लाभ एवं हानि के विभाजन का अनुपात दिया रहता है, पूंजी ऋण व आरोहण आदि पर ब्याज की दर, अंकेक्षक की नियुक्ति का तरीका यदि कोई हो तो, वेतन कमीशन आदि यदि किसी साझेदार को दे हो अगर किसी साझेदार को वेतन कमीशन देना है उसकी चर्चा रहती है, प्रत्येक साझेदार के अधिकार कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व की चर्चा होती है, एक या अधिक साझेदारों के दिवालियेपन के कारण पैदा होने वाली हानियों का निष्पादन, फर्म के विघटन व खातों का निपटारा की चर्चा की गई रहती है, साझेदारों के बीच होने वाले आपसी विवादों को निपटान के लिए निपटान की बातें इसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, या अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसको क्या कैसे किया जाएगा, उसको निपटाया कैसे जाएगा, इसके लिए बात लिखी गई है। एक साझेदार का प्रवेश, सेवानिवृत्ति तथा मृत्यु की स्थिति में अनुपालित किए जाने वाले नियम तथा व्यवसाय संचालन से संबंधित कोई भी अन्य मसला जो भी हो वो सब कहाँ पर साझेदारी विलेख में लिखे जाएंगे। और सामान्यतः एक साझेदारी विलेख के अंतर्गत वे सभी मसले समाहित होते हैं जो साझेदारी के बीच संबंधों को प्रभावित करते हैं। हालांकि यदि कुछ विशिष्ट मुद्दों पर विलेख में अभिव्यक्ति नहीं हुई हो तो ऐसी स्थिति में साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होंगे। अगर मान लीजिए किसी ऐसी दशा में कि हमने क्या बनाया, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, क्या बनाया पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो वहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। और उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं उन सभी की भी चर्चा की गई है। ठीक है, बाकी का टॉपिक हम लोग अगले क्लास में करने वाले हैं, पार्टनरशिप डीड के आगे। थैंक यू।